बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार साहब के आते ही बहुत सी बातें हो रही हैं। मिसाल के तौर पे कि जी इसहाक डार वहाँ से चले थे लंदन से तो बड़े खुश थे, लेकिन पाकिस्तान आते ही पीटीवी पर जिन्होंने गुफ्तगू की है, एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, तो बड़े बुझे बुझे से, बड़े बोझल से, बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है? अपने तो बेटे को साथ लाए हैं, बड़ा सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, फिर भी क्यों परेशान है? तो जनाब, यहाँ जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वही काफ़ी हैं इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए कि असल में कहानी हो क्या गई है। वहाँ से जो लंदन से चले थे, जो सोचकर पाकिस्तान आते आते क्या कुछ हो गया है। आप देखिए इस वक्त क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मैं आपके सामने जावेद चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान के मशहूर कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो क्या कह रहे हैं, जिसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि मज़ीद और भी आप पढ़ें, ज़रूर जानें इसहाक डार साहब के हवाले से, पीडीएम के हवाले से, लेकिन इसके बाद आपको पता लग जाएगा कमिश्नों का, पता लग जाएगा अहम मीटिंग्स का, इसहाक डार का, इसमें तलत हुसैन साहब को भी बता रहे हैं सारा जावेद चौधरी साहब। और जावेद चौधरी साहब को किसी भी तरह ये नहीं कह सकते कि जी कोई इमरान खान के हिमायती या कुछ इस तरह से है। आप सुन लीजिए कि खुद जावेद चौधरी साहब ने किस किस बंदे से क्या पूछा है। इसमें नवाज शरीफ साहब के राजदार तरीन आदमी ने उनको क्या बताया है, इसहाक डार की वारदातों के बारे में क्या लिख रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं एक एक लफ्ज़ आपके सामने रख रहा हूं। ये आप सुनिए, सारी सूरत हाल आपकी समझ में आ जाएगी और इससे भी पता लग जाएगा कि अब होने क्या वाला है। जावेद चौधरी साहब का कुछ अर्सा कबल ये कॉलम आया और ये मैं आपको बता दूं, तलत हुसैन साहब ने इंटरव्यू किया इसहाक डार का, जिसमें वो फौज पर इसहाक डार साहब इल्ज़ामात भी लगाते हैं, आर्मी चीफ पर भी इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी उनका जो काम है करने का वो करें। और यानी उसमें कहते हैं जी कारगिल की सूरत हाल देखें आपने, यानी उसमें इशारा देते हैं वही जो ख्वाजा आसिफ मौजूदा वज़ीर दिफा साहब कहते हैं हम हारे। फिर जनाब सियाचिन का जिक्र करते हैं, इसी तरह 2 लख्त होने का मुल्क का जिक्र करते हैं कि जी अगर यही टांगें ना अड़ाई जाती तो ये ना होता, वो ना होता, वो सब बातें हैं। अच्छा, कॉलम का उन्वान है ये मुल्क है टिश्यू पेपर नहीं। ये जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, ये मुल्क है टिश्यू पेपर नहीं। लिखते हैं, आज पाकिस्तान में सहाफियों की फहरिस्त बनाई जाए तो तलत हुसैन पहले चंद नामों में आएंगे। प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन हो या फिर सोशल मीडिया हो, तलत हुसैन ने इसमें अपना मकाम भी बनाया और नक्श भी छोड़ा है। ये आजकल अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनकी वीडियोस वायरल भी होती हैं। तलत साहब ने चंद दिन कबल मेरे कॉलम मुल्क अब बदलेगा के रेफरेंस से वीलॉग किया था और इसमें इसहाक डार साहब का इंटरव्यू किया था। मैंने ये इंटरव्यू देखा, लिहाजा मैं निहायत अदब से तलत हुसैन से एहतजाज करना चाहता हूं। मैंने कॉलम में जिस ब्रीफिंग का हवाला दिया था, तलत साहब इसमें मौजूद नहीं थे। मेरा कॉलम भी तफसीली नहीं था। तलत साहब ने इस मुख्तसर कॉलम के अंदर से इंतहाई छोटा हिस्सा उठाया और इस पर प्रोग्राम कर दिया। ये अगर प्रोग्राम से कबल मेरे साथ राबिता कर लेते, ये मुझसे तफसील पूछ लेते या ISPR से तस्दीक कर लेते तो तस्वीर का दूसरा रुख भी इनके सामने आ जाता। यानी अब जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं ISPR से भी पूछ लेते ना, तो तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आ जाता और यूं इनका वीलॉग गैर जानिबदार और ठोस हो जाता। लेकिन वन साइडेड एंगल की वजह से इनका प्रोग्राम जानिबदार और गैर मतवाजन हो गया, जिसकी वजह से मैं हक़ाइक़ क्लियर करने पर मजबूर हो गया हूं। अब आगे सुनिए जरा। मैं इसहाक डार साहब का भी एहतराम करता हूं, यह हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, यह हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के भी अक़ीदतमंद हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं ये गलतियों या कोताहियों से पाक है। इसहाक डार साहब से भी गलतियां हुई और कौम को इन गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम अगर वाकई इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करना होगा और इनकी इस्लाह भी, वरना यह मुल्क तबाह हो जाएगा। अच्छा, अब लिखते हैं, मैं मतलब वो आगे वो शायद बता रहे हैं कि जी कुछ वाक़या थे जिनकी वो तफसील बताना चाहते हैं और बताना चाह रहे हैं कि जनाब क्या क्या होता रहा है इस मुल्क के साथ और किस तरह से इसहाक डार साहब के हवाले से उनसे मीटिंग्स में क्या क्या सवाल पूछे गए और इसहाक डार फिर अपना समूह लेकर रह गए, कभी दाएं कभी बाएं इधर उधर देखते रहे, वो क्या चक्कर था। आगे जनाब अब सारे किस्से का बताते हैं। कहते हैं जी मेरे कॉलम में डार साहब से मुतालिक 3 वाक़यात थे।
मैं तीनों की तफसील लिख देता हूं और फैसला कारीन पर यानी पढ़ने वालों पर छोड़ देता हूं। पहला वाकया कर्जों से मुताल्लिक था। डार साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एतराज़ात को साइड पर रख दें, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एतराज़ात को साइड पर रख दें और सिर्फ ये बता दें क्या वज़ीर आज़म का ऑफिस 2016 से कर्ज़ों के बारे में अपनी तशवीश का इजहार नहीं कर रहा था। यानी वज़ीर आज़म का ऑफिस जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस यानी वहाँ पर जो अफसरान हैं वो सब कर्ज़ों के बारे में अपनी तशवीश का इजहार नहीं कर रहा था। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद हर मीटिंग में ये नहीं कहते थे हमने अगर अपनी ग्रोथ सस्टेन ना की तो हम 2019 में कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे। 2019 में इमरान खान की हुकूमत आ गई, इमरान खान सच्चे साबित हुए कि कर्जे इतने इन्होंने ले लिए थे अदा नहीं हो पा रहे थे। और क्या 2017 में शाहिद खान अब्बासी की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई थी? यानी जब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बने थे, नवाज शरीफ साहब को जब सजा हुई उसके बाद, तो क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई थी? और इस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान और नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह शामिल नहीं थे। और इस मीटिंग में एहसन इकबाल ने CPAC पर ब्रीफिंग नहीं दी थी। और इस ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ ने इसहाक डार से ये नहीं पूछा था, डार साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हमने भारी सूद पर कर्जे ले लिए हैं, हम ये अदा नहीं कर सकेंगे। और क्या डार साहब खामोश नहीं रहे थे? और फिर वज़ीर आज़म के इशारे पर फवाद हसन फवाद ने जवाब नहीं दिया था और फवाद साहब ने यह तस्लीम नहीं किया था ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को CPAC में शामिल करने की वजह से इंटरेस्ट में इजाफा हुआ। ऑरेंज लाइन का बड़ा सुनते नहीं ये मनसूबा, यानी उससे सूद में इतना इजाफा हो गया कि हमारे लिए आज उतारना मुश्किल हो गया, कर्जों में मुल्क डूब गया है। ये जो दिवालिया होने की बातें होती रही है इनकी वजह से होती रही हैं, ये सबूत है, इसहाक डार की वजह से होती रही हैं, नवाज शरीफ की वजह से होती रही हैं, ये इमरान खान पर अब डालते हैं। और क्या फवाद साहब ने यह भी नहीं माना था ये कर्जे 2019 में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे? डार साहब जवाब दें। सच तो यह है जनरल बाजवा ने उस वक्त इसहाक डार से कहा था, डार साहब अगर हम मेट्रो का टिकट 240 रुपए रखें तो भी हम बड़ी मुश्किल से किस्तें अदा कर सकेंगे, आप हमें समझाएं हम 20 रुपए चार्ज करके कर्जा कैसे अदा करेंगे। फवाद हसन फवाद उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM थे, ये मैं आपको बता दूं, और वो भी इसमें सारी राज की बातें बता रहे हैं। आगे जावेद चौधरी साहब लिखते हैं, जनरल बाजवा ने यह भी कहा था मैं कर्जों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें कर्जे लेकर तरबेला और मंगला डैम जैसे मंसूबे बनाने चाहिए। ये 5-7 साल में अपनी कॉस्ट भी पूरी कर लेते हैं और मुल्क को भी लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। और ये इमरान खान साहब ने शुरू किए और ये वही रेंटल पावर पर चलते रहे और आज मुल्क को 2000 अरब रुपए से ज्यादा सर्कुलर डेट का सामना है। मुल्क डूब गया कर्जों में, मईशत बर्बाद कर दी, डैम्स नहीं बनाए। ये जनरल कमर जावेद बाजवा सब मीटिंग में बोल चुके हैं। अच्छा, हम 240 रुपए का टिकट 20 रुपए में बेचकर ये कर्जा कैसे उतारेंगे? डार साहब ने उस वक्त चेहरा दाएं बाएं घुमाकर कहा था, जनरल साहब कुछ फैसले सियासी भी होते हैं, सोचिए जरा, सियासत, सियासत रियासत नहीं, सियासत, पैसा, दौलत। और इस वाक़े के 3 सर्विसेज चीफ समेत 40 लोग गवाह हैं। ये जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं सर्विसेज चीफ समेत 40 लोग गवाह हैं इस सारे वाक़े के। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं फवाद हसन फवाद, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और चीन की हुकूमत तीनों ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के खिलाफ थे। चीन इसे CPAC में शामिल नहीं करना चाहता था। चीन को भी पता था कि ये मंसूबा तो ठीक है ही नहीं, ये तो कर्जों में डूब जाएंगे, कर्जे कहाँ से करेंगे? 300 अरब रुपया, और फिर 240 का भी अगर दें तो कर्जा नहीं उतर सकता है, तो 20 का किस तरह देंगे? ये सब दिखावे के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए गिमिक्स थे। फवाद हसन फवाद हयात हैं, आप इनसे पूछ लें क्या ये काबीना के इजलास में ये नहीं कहते थे ये मंसूबे अक्लमंदी नहीं, हम इसके कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे, ये मेट्रो बसों के भी हक में नहीं थे। इनका कहना था हम इस रकम से लाहौर में 22 लेन्स बना सकते हैं, 22 लेन्स इतने पैसों से। लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। मैंने कल तस्दीक के लिए फवाद हसन फवाद को फ़ोन किया तो उन्होंने इतराफ़ किया। फवाद हसन फवाद से फिर जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं मैंने फ़ोन करके दोबारा पूछा। तो ये सारा कुछ फवाद हसन फवाद यानी घर का भेदी लंका ढाए, राजदार, मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो नैब के शिकंजे में भी आए, वो बंदा दोबारा तस्दीक करता है जावेद चौधरी साहब को कि हाँ जी फवाद हसन फवाद को फ़ोन किया तो उन्होंने इतराफ़ किया। चीनी जोमा और नवाज शरीफ भी इस मंसूबे पर खुश नहीं थे, लेकिन डार साहब आज भी इसे अपना स्टार प्रोजेक्ट कह रहे हैं। हम अब आते हैं वेस्पा के इशू पर। यह सुनिए ज़रा, सबसे खौफनाक चीज़ वेस्पा के इशू पर आते हैं जी। ये है स्टेफनो पोंटे कोरो,
ये जी स्टेफनो पोंटेकोरो पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर थे। ये आजकल अफगानिस्तान में नेटो के सिविल नुमाइंदे हैं। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास गए थे और उन्होंने कहा था वेस्पा पाकिस्तान में 2 प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वेस्पा की इंतजामिया से कमीशन मांग लिया। जनरल बाजवा को सफ़ीर जाके बता रहा है कि वेस्पा 2 प्लांट यानी यहाँ इस मुल्क में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है, रोजगार लाना चाहता है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, क्या कुछ होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कमीशन मांग लिया, कमीशन। जनरल बाजवा ने यह इशू भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाया था। अब ये निकलवा लेनी चाहिए उसकी सारी मीटिंग्स की मिनट्स कि वहाँ क्या क्या बातें हुई। इसहाक डार ने कमीशन मांगा जनाब। अब उसमें किस किस का हिस्सा था, किस किस को पहुंचना था, वरना अगर ये इतने गलत काम होते तो इसहाक डार को दोबारा थोड़ी लाया जाता। इसका मतलब है सब मिली हुई भगत से हो रहा था। अच्छा जी, जनरल बाजवा ने ये इशू भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाया था। कमेटी में शामिल तमाम लोगों ने ये बात सुनी थी, लेकिन किसी ने इसहाक डार से वजाहत नहीं मांगी थी। मैंने भी ये बात 2017 में सुनी थी और इसकी तस्दीक भी की थी। इस मीटिंग में मौजूद लोग आज भी हयात हैं और आप इनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। हुकूमत वेस्पा और स्टेफनो से भी पूछ सकती है और जनरल बाजवा भी मौजूद हैं। आप इनसे पूछ लें ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या गलत। ये सिर्फ वो अल्लाह जानता है जिसको हम सब ने जान देनी है। चुनांचे हमें कोशिश करनी चाहिए जहां तक मुमकिन हो हम सच बोलें ताकि हम अपने ज़मीर और अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हो। मुझे इसहाक डार या जनरल बाजवा दोनों से कोई गर्ज नहीं। मेरी गर्ज सिर्फ ये मुल्क है, ये है तो हम सब हैं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। चुनांचे ऊपर अल्लाह और नीचे ये मुल्क और बस। मैं दिल से समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ इसहाक डार ने मुल्क से बाहर जाकर इस मुल्क और अवाम दोनों से ज्यादती की। मियाँ नवाज शरीफ अगर इस बार जेल बर्दाश्त कर जाते या ये इलाज करा के वापस आ जाते तो आज इनका सियासी कद मुल्क के तमाम सियासी कदों से बुलंद होता। अल्लाह ताला ने इन्हें दूसरी बार असली और बड़ा लीडर बनने का मौका दिया, लेकिन अफसोस उन्होंने ये भी खो दिया। और आज जब आसिफ अली जरदारी इनसे कहते हैं मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएँ, लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा, तो नवाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं होता। इसहाक डार भी लंदन में बैठकर सच बोल रहे हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास में कि वहाँ बैठकर सच बोल रहे हैं। ये अगर सच्चे हैं तो ये वापस आएँ और मैदान में खड़े होकर वेस्पा, मेट्रोज और कर्जों का जवाब दें। IMF और हुकूमत दोनों इन पर अदादुशुमार में जालसाजी यानी फॉर्जरी, जालसाजी, फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये वापस आएँ और सबकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दें। अगर मियाँ शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज होने के बावजूद 2 मरतबा जेल जा सकते हैं, हमजा शहबाज 20 माह जेल में रह सकते हैं, शाहिद अब्बासी, ख्वाजा आसिफ सनाउल्लाह जेलें, मुकदमे और अदालतें भुगत सकते हैं, अगर एहसन इकबाल गोली खाकर भी मैदान में खड़े रह सकते हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ गद्दारी के मुकदमे भुगत सकते हैं और हनीफ अब्बासी 25 साल की सज़ा सुनकर भी मैदान नहीं छोड़ रहा, तो इसहाक डार 3.5 साल से लंदन में क्यों और क्या करते रहे हैं। और अब तो जब सारी डील हो गई है तो अब ये वापस आ रहे हैं जनाब, सारा कुछ हो रहा है। तो एंड पर ये सारी बातें करते हुए जावेद चौधरी साहब कहते हैं जी कि आप तमाशा देखें, ये लंदन में बैठे बैठे सेनेटर बन गए और हलफ उठाने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आए। डार साहब के खिलाफ तमाम इल्ज़ाम गलत हो सकते हैं, लेकिन इसहाक डार को इन्हें गलत साबित करने के लिए वापस आना होगा। वापस आएँ और इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ केस करें। ये इस्लामाबाद में बैठकर साबित करें मेट्रोज बनाने का फैसला दुरुस्त था और हुकूमत किस खाते से रकम निकाल कर अदायगियाँ कर सकती है। ये साबित करें कर्जे भी ठीक लिए गए थे और शरह सूद भी कम थी और हुकूमत के अदाद शुमार में भी किसी किस्म की जालसाजी नहीं थी। अगर मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना रहने के बाद केस भुगत सकते हैं तो इसहाक डार क्यों नहीं? ये लंदन में बैठकर सच क्यों बोल रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में सच के, वहाँ बैठकर सारा कुछ करते हैं। इनके पास यकीन मालूमात होंगी, ये सच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें बहरहाल खुद को सच्चा साबित करने के लिए वापस आना होगा। हमें अब कम से कम वाइसरॉय के दौर से आगे निकल जाना चाहिए। ये ज़्यादती है। आपका इक़्तिदार ख़त्म हो जाए तो आप लंदन चले जाएं और इक़्तिदार के इम्कानात पैदा हो जाएं तो आप वाइसरॉय बनकर वापस आ जाएं। यानी जी इक़्तिदार ख़त्म हो जाए तो आप लंदन चले जाएं और इक़्तिदार के इम्कानात पैदा हो जाएं तो आप वाइसरॉय बनकर वापस आ जाएं। वही हुआ जी, वाइसरॉय बनकर वापस आ गए। ये ज़्यादती है। डार साहब, ये मुल्क है, टिशू पेपर नहीं। लेकिन माज़रत के साथ जावेद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि टिशू पेपर नहीं है, लेकिन इस्तेमाल इस मुल्क को, इसके इदारों को टिशू पेपर की तरह ही किया जा रहा है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।